साथियों नमस्कार। मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने अपने चैनल फिन से FINSAY के माध्यम से कई वीडियो जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट स्कीम से हैं, इस बारे में आपको समय समय पे मैं डालता रहता हूँ। मेरा नया नवीनतम वीडियो जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी से है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है वित्तीय साक्षरता। आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि जो कंप्यूटर है जिसको ज्ञान नहीं होगा, आने वाले समय में वो इलिटरेट कहलाएगा। उसी कड़ी में अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो वो भी लिटरेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी चीज़ है जिसका सीधा संबंध जो है आदमी के पैसे के लेन देन के अलावा उसकी सोच समझ, कैसे पैसे का खर्च करें, कैसे पैसा बचत करें। बेसिकली 2014 में जब ये जनधन खाते आए थे, उसका वो वित्तीय समावेशन के जो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का ये मतलब था कि हर व्यक्ति को घर के पास अधिक से अधिक लोगों को घर के पास उनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सकें और अपने जो बचत के पैसे हैं उनका सही जगह सदुपयोग कर सकें। और उसी के बाद हमारे ख्याल से वित्तीय साक्षरता बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वित्तीय साक्षरता बेसिकली आप देखिए, आपके पैसे का क्या लेन देन है, इसका हिसाब तो सब जानते हैं, कितना खर्चा हुआ और कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो उसकी बचत होती है। लेकिन अब आपको पैसे को कैसे, आप जो खर्चे अनवांटेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जो चाहे अनचाहे आपके खाते से डेबिट हो जाते हैं, या आपकी जानकारी ना होने पे आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से करा लेते हैं इंश्योरेंस और उसके बारे में आपको डिटेल नहीं मालूम होता है, तो बाद में उस इंश्योरेंस का क्लेम कैसे लेना होता है। तो इसमें 3 हम हिस्से में जोड़ते हैं। सर्वप्रथम तो पहला हिस्सा हो गया आपका डिपॉजिट यानी जमा, और दूसरा हिस्सा हो गया आपका जो आपके लोन है, ऋण है, और तीसरा हिस्सा आपका बीमा हो गया या स्वास्थ्य बीमा हो गया, जनरल इंश्योरेंस हुआ। इन सब चीज़ों को क्रम से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट, अगर आपके बैंक में अकाउंट है तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आपके पास ज़्यादा बैंकों में अकाउंट ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा बैंकों में अकाउंट रखेंगे, हर बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता होगी। और कभी कभी संयोग से अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो जितना आपको साल भर में ब्याज नहीं लगता है, उससे ज़्यादा सभी बैंकें एक क्वार्टर में मिनिमम बैलेंस चार्जेस काट लेती हैं। तो कोशिश कीजिए कि बैंक के खाते कम से कम रखें, और जो भी खाते हों घर के आसपास हों। घर के आसपास रहने में खातों का ये फ़ायदा है कि आपके खाते में संचालन होता रहेगा, खाता इनएक्टिव नहीं होगा। और इसी इनएक्टिव होने के डर से आदमी 2-3 जगह खाते रखता है। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस के पास अगर खाता रहता है तो निश्चित रूप से उसमें लेन देन में और हर चीज़ में दिक्कत नहीं होती है। आपको पासबुक अपडेशन करना हो या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद खातों में किस तरह के खाते, आप देखिए कि जैसे कि सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में फ्लेक्सी अकाउंट्स होते हैं। फ्लेक्सी अकाउंट्स में क्या होता है कि एक मिनिमम बैलेंस तक आपका बैलेंस खाते में रहता है, बाकी की FDR बन जाती है। बेसिकली आज की डेट में सेविंग बैंक में ब्याज बहुत कम मिल रहा है, 2.75% से के आसपास मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपने सुपर सेविंग अकाउंट, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में सुपर सेविंग है, वैसे अलग अलग बैंकों में अलग नाम से हैं, उनको फ्लेक्सी अकाउंट कहते हैं। फ्लेक्सी अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके खाते में एक मिनिमम बैलेंस, जैसे सुपर सेविंग बैंक ऑफ बड़ौदा में है, 50,000 तक का बैलेंस आपका मेंटेन रहता है। इसके ऊपर जो भी पैसे होते हैं वो 10,000 के मल्टीपल में आपकी FDR बन जाती है। और किसी भी विशेष ज़रूरत में अगर आपने पैसा चेक काट दिया तो वो FDR टूट करके वो चेक भी पास हो जाती है। तो इससे आपको, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जो आपको बैंक बैंक में 2.75 का ब्याज मिल रहा है तो आपको वो ब्याज ज़्यादा मिलने लगता है, क्योंकि जब वो TDR बनती है, FDR बनती है 181 दिन की, तो 181 दिन का ब्याज मिलता है। पैसा आपका ही है, लेकिन आपको लिटरेसी जानकारी नहीं है कि इस तरह की स्कीमें चल रही हैं। कुछ बैंकों में 6% 7% का भी ब्याज मिलता है, आप उसमें भी रख सकते हैं। बस पैसे को रखते समय आप ध्यान रखिए कि आपका पैसा सुरक्षित, जो बैंक हैं जहाँ पर पैसा सुरक्षित है, जो भारत सरकार या RBI के अंतर्गत हैं। आप ज़्यादा ब्याज की लालसा में आप कई तरह के जो कोऑपरेटिव टाइप की खुलती हैं, जिनका कि सहकारी बैंक के टाइप के खुलते हैं, जिनका कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची में ब्रांच नहीं होती है, तो उस पैसे में आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस भी नहीं होता है, तो किसी विशेष परिस्थितियों में उसमें पैसा मिलने में दिक्कत होती है। तो ये तो डिपॉजिट से हो गया। कुछ पैसा आप, जैसे कि आप मंथली, आप 2 तरह के लोग होते हैं, किसी को लमसम पैसा मिलता है तो लमसम पैसे वाले को फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, और रेगुलर अगर मतलब आप सैलरी पर्सन है तो 1,000 2,000 3,000 5,000 जो भी आपकी बचत होती है, हर महीने की RD खोल सकते हैं, बजाय इस पे कि आप सेविंग में रखें तो आपको RD में ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो कुछ ये छोटी छोटे टिप्स हैं, जिन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे
तो आपके पैसे में वृद्धि होगी और आपका जो चार्जेस गलत इधर उधर चार्जेस कटते हैं वो चार्जेस कटने से बच जाएगा। इसी तरह से आप एटीएम कार्ड आप कई बैंकों के ले लेते हैं, तो हर बैंक के एटीएम कार्ड में आपको जो है चार्जेस कटते हैं। तो आप कोशिश कीजिए 1-2 बैंक का एटीएम लीजिए, अगर आप 3 बैंकों में हैं तो किसी मोबाइल बैंकिंग ले लीजिए। मोबाइल बैंकिंग में चार्जेस जो हैं बहुत कम होते हैं और एटीएम से आप देते हैं तो हर साल आपको एटीएम चार्जेस देने होते हैं जो 200 रुपये से ऊपर भी होता है। अलग अलग तरह के होते हैं। अगर रुपए कार्ड होता है तो उसमें तो खैर चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जिनको ध्यान रख करके आप अपने बचत को बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने तो छोड़िए, जो घटता रहता है उस पर कम से कम आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं आप महीने में 2 महीने में एक बार पासबुक की एंट्री करा लीजिए। अगर खाते में कोई अनवांटेड एंट्री है, आपको लगता है कि एंट्री कैसे डेबिट हो गई, आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आपने कोई चेक जमा की, उसका वो पैसा उसमें आया कि नहीं आया, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी हैं। उसी तरह से जैसे आप लोन लेते हैं, अब लोन का पार्ट में ये हुआ कि जैसे आपने लोन लिया तो सही समय पे अगर किस्तें नहीं चुकाते हैं तो उस पे आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि 2 से 3% तक होता है। ईएमआई अगर आपकी जो टाइम से नहीं जमा हो रही है तो ईएमआई न जमा होने पर आपका सिविल भी ख़राब हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए, जो आपका सैलरी अकाउंट हो तो कोशिश करके ईएमआई उसी से दीजिए, क्योंकि बिना टाइम से ईएमआई न जमा होने पे जब सिविल आपका गड़बड़ होता है तो जब खाते को रिव्यू करते हैं तो हर साल आपके सिविल से, स्कोर से उस खाते का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक होता है। ज़्यादातर अकाउंट में आपका सिविल जो है खाते से, जो आपका लोन अकाउंट होता है उसको साल में एक बार रिव्यू करते हैं, उस समय आपका सिविल निकालते हैं। अगर सिविल में आपका रेट, सिविल का स्कोर पुअर होता है, हर बैंकों का अलग अलग रेट है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में 700 से ऊपर अगर सिविल है तो अच्छा माना जाता है, उससे नीचे होता है तो हो सकता है इट में भी पॉसिबल कि वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपर कर दें। जितना आपका सिविल डाउन होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हायर होगा। तो ये है बहुत छोटी सी चीज़ें। तो आप अपना टाइम से ईएमआई जमा करें और देखें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रिव्यू के समय सही लगा है कि नहीं लगा है। कि आपने मान मान लीजिए कि आजकल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग होता है, अलग अलग स्कीमों से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जैसे पहले एमसीएलआर था, उसके पहले बीपीएलआर था, फिर बीएलएलआर हो गया। तो ये देखिए कि आपका स्कीम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का समय ख़त्म हो चुका है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और अपना कोशिश कीजिए लोन उतना ही लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा लोन लेने के लिए आप देखिए, लोन का जैसे मतलब लोन को उल्टा अगर पढ़िए ना लो, लोन का LON लोन हिंदी में लोन पढ़ेंगे और उसको उल्टा पढ़िए तो ना लो। ये मेरा ये मतलब नहीं कि आप लोन मत लीजिए, क्योंकि बिना लोन के कोई काम नहीं हो सकता है। आप लोन लीजिए लेकिन सही समय पे चुकाइए और जितना ज़रूरत हो, क्योंकि ज़्यादा फाइनेंसिंग, अंडर फाइनेंसिंग और ओवर फाइनेंसिंग दोनों गड़बड़ होता है। अगर किसी चीज़ के लिए आपको कम लोन मिला है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा मिला है तो काम का अननेसेसरी आप उस पर ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, कुछ लोन ऐसे होते हैं जैसे आपका पर्सनल लोन है, उन सब पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जैसे आपके पास अपनी खुद की एफडीआर 6% की है और उस पे अगर आप लोन लेते हैं तो 6% प्लस 1% 7% लोन मिल जाता है, लेकिन आप वही लोन आप ले रहे हैं पर्सनल लोन 11% पे। तो आपके पास अगर सिक्योरिटी बेस्ड लोन जो होता है वो सबसे सुरक्षित होता है। अगर आपके पास एफडीआर है तो आप 11% का क्यों पर्सनल लोन ले रहे हैं? जैसे एफडीआर घर में है वही एफडीआर बैंक में रहेगी, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी, जो पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है और जबकि एफडीआर में आपको 6% है, तो ज़्यादातर बैंकों में जो जितने की एफडी होती है उससे 1% प्लस पे उस पर लोन मिल जाता है। 85% तक लोन मिल जाता है। तो सपोज 10 लाख का आपके पास एफडीआर रखे हुए हैं और 5 लाख का लोन आप पर्सनल ले रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट में भी लोन ले सकते हैं। 10 लाख की एफडीआर है, आप 2 लाख भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही छोटी 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 चीज़ें हैं कि आप अपना इसको जो है ध्यान में रखेंगे तो जो आपको नुकसान हो रहा है उससे बच सकेंगे। तीसरा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो बैंक की तमाम सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जिनका उस बैंक से लिंक्ड होता है, और आपको जब भी वो आप जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि ये इंश्योरेंस करा लीजिए, वो करा लीजिए। तो आपको मैं आजकल बैंक के एक ही छत के नीचे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सब कुछ मिलता है। तो कोशिश कीजिए जो इंश्योरेंस आपके लायक हो, फ़ायदेमंद, उसको ही लीजिए। जैसे कुछ स्कीमें वन टाइम होती हैं, कुछ होती हैं अर्ली होती हैं, तो अगर आपके पास पैसा है तो उसी हिसाब से स्कीम लीजिए ताकि आपको उसका सही लाभ मिल सके। आँख बंद करके कोई भी इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझिए, मार्केट में पूरा देखिए कहाँ पर प्रीमियम कम है,
किस में कम प्रीमियम में मिल रहा है, किस में लाभ ज़्यादा है, किस में एक्सीडेंटल कवर है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी जब आप लेते हैं तो उसमें पूरा उसको कैटेलॉग को पढ़ लीजिए और उनसे पूरा समझ लीजिए कि इंश्योरेंस का प्रीमियम, अगर गलती से भी आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम साल में ड्यू होता है, आपने नहीं जमा किया, तो वो आपकी लैप्स भी कर जाएगी। और अगर लैप्स करेगी तो नए सिरे से पॉलिसी होगी, तो जो उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का आपको लाभ मिलता है वो 3 साल के, 2 साल पॉलिसी चलने का, तो फिर से आपका 1 साल शुरुआत हो जाएगी, तो आपको वो वेट करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कराइए, और इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लेकिन कुछ इंश्योरेंस अगर आप बिल्कुल नहीं करा सकते हैं तो कम से कम जो जन सुरक्षा जीवन बीमा योजना है या जीवन ज्योति बीमा योजना बहुत ही कम प्रीमियम पे है, शुरुआती दौर में वो भी करा सकते हैं। तो इसी तरह से आपका जैसे पेंशन स्कीम है, तो वो पेंशन की स्कीम अलग अलग, अटल पेंशन है और उस स्कीम में भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रीमियम आप आराम से दे सकते हैं उसी में लीजिए, क्योंकि जितना आपको कैपेसिटी है बियर करने की, आप उसको रेगुलर एक्सपेंसेस मान के चलिए कि आपको हर महीने इतना पैसा देना ही देना, चाहे वो बीमा हो चाहे इंश्योरेंस हो। आपकी जो इनकम है उसी से आप अपना कैलकुलेट करके कम से कम, मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम का 20 से 30% बचत होनी चाहिए। उससे ज़्यादा करने में आपको बहुत सारे खर्चे को रोकना पड़ता है। तो ये तो आपका हो गया, इंश्योरेंस का हो गया। इसी तरह से बैंक की जितनी भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ध्यान रखिए कि उसमें टीडीएस नहीं कटता है। जो सारा इनकम मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। भले उसमें पैसे का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन उसमें इंश्योरेंस का उसमें टीडीएस नहीं कटता है। तो और एफडीआर से 1-2% ब्याज ज़्यादा रहता है। इसी तरह बच्चों की स्कीम है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा, आपकी क्या आय है, कितना खर्च किया, कितना बचा, कहाँ आप उस पैसे को पार्क कर रहे हैं, उस फंड को कहाँ ले जा रहे हैं, और उससे आपको क्या अर्निंग मिल रही है, क्या उस अर्निंग पे आप उतना टैक्स भी देना होता है। तो अननेसेसरीली आपकी लिक्विडिटी भी ब्लॉक हो रही है और पैसे में इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है। तो किसी भी फंड मैनेजमेंट में हमने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया था, 3 ही फंडे होते हैं। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी, फंड की सिक्योरिटी होती है। दूसरा होता है लिक्विडिटी, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो पैसा मिल जाए। और तीसरा होता है उसके बाद रिटर्न, कि अगर हम जो पैसा जमा कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ रिटर्न भी मिल जाए। इन 3 चीज़ों पे ही पूरा फंड का मैनेजमेंट होता है, और ये फंड का मैनेजमेंट आपको अपने खर्चे और इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के जो डिफरेंसेज होता है उसी बेसिस पे होता है। और मैं ये मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि जो लोग भी इस तरह से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वही छोटा इन्वेस्टमेंट आकर के आपका बड़ा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक और इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस, जो आपके गाड़ियों का, अपने मकान का, ज्वेलरी का कराते हैं। उसको भी कराना आवश्यक होता है कि किसी समय कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि आपके अर्थक्वेक या फायर से मकान को क्षति पहुंचती है, तो उसका भी इंश्योरेंस में ध्यान रखने की चीज़ है कि इंश्योरेंस हमेशा प्रॉपर्टी का होता है, उसमें लैंड का नहीं होता है। ज़्यादातर इंश्योरेंस जो करते हैं कंपनी वाले, वो उसमें पूरा मकान की जितनी वैल्यूएशन है वो जोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग लैंड। लैंड एंड बिल्डिंग का कास्ट का माइनस होता है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है, जो भी बिल्डिंग खड़ी होती है उसका होता है। उसी तरह से इंश्योरेंस जब भी कराइए तो पूरी पॉलिसी को एक बार जरूर देख लीजिए। हर पॉलिसी 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन का समय होता है, उस बीच में आप चाहें तो उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। तो ये उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आपके सामने और भी इन्वेस्टमेंट है, अगर थोड़ा सा आपको जानकारी है। म्यूचुअल फंड और शेयर्स, म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क कम होता है, शेयर्स में थोड़ा रिस्क होता है। तो सोच समझ करके जो भी आप करें, तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया नहीं है तो अपने जो भी बैंक हैं या जो भी एजेंट्स हैं उनसे मिल करके किसमें अच्छा रिटर्न है लगा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और उसमें भी 1 लाख तक का कैपिटल गेन है। 1 लाख तक की, अगर मान लीजिए कि 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख आपको 2 साल बाद मिला, तो उस पर कोई भी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, अप टू 1 लाख तक, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड एंड शेयर। शेयर में थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर्स आप खरीद सकते हैं, और आप उसके तत्काल टच में रहिए, कितना रिटर्न उसमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और लेकिन ये है कि इन सभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा अपने कंसल्टेंट या जो भी आपके बैंक में जो भी जहाँ आपका अकाउंट है वहाँ भी, तो आजकल बैंकें भी म्यूचुअल फंड देती हैं और सलाह भी देती हैं, तो उनसे भी संपर्क करके अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, नहीं हो छोटा ही, आप एसआईपी कर सकते हैं 1000 रुपये से। एसआईपी कोई स्कीम नहीं होती, बस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जिस तरह की मान लीजिए किसी फंड में आप 10-20 हज़ार एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो 2000 1000 रुपये महीने की भी आप उसमें लगा सकते हैं, आपके खाते से कटता रहेगा।
तीसरा और एक चीज़ मैं पीछे रह गया था कि जैसे आप किसी में ईसीएस लगाते हैं और अगर ईसीएस टाइम पे पैसा नहीं आपका वो कटता है तो ईसीएस चार्जेस 285 रुपये से 500 रुपये तक कटते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए ईसीएस की जो डेट है आपको मालूम होना चाहिए, उस डेट में आपके खाते में पैसा जरूर रखिए। नहीं, ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कि आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इनकम की तो बात छोड़ दीजिए, आप जितना इंटरेस्ट नहीं कमाते हैं उससे ज़्यादा आपका पैसा कट जाता है। अगर 5 ईसीएस आपकी डिफ़ॉल्ट हुई तो आप समझ लीजिए कि 1500-1600 रुपये आपके ऐसे ही चले गए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना एक डायरी में मेंटेन करके कब किस समय कितना पैसा हमको डालना है, निकालना है, और ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। और कोशिश कीजिए जहाँ भी ईसीएस ईएमआई हो वो आपका सैलरी अकाउंट ही हो, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक आपके मंथ एंड में पैसा आ जाएगा तो पैसा उसमें कटने में आसानी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये मेरा पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।